नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन से सीधी बात करने के लिए तैयार। इस बीच रूस ने 8 रॉकेटों से हमला कर विनित्सिया का नागरिक एयरपोर्ट तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट पर हो सकती है बात। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे 160 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान हंगरी से बुडापेस्ट से दिल्ली में आई। रूसी सेना ने रविवार रात यूक्रेन के मारियोपोल में गोलीबारी तेज कर दी है। बमबारी के कारण रविवार को भी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा नहीं बनाया जा सका। अमेरिका जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान मुहैया करा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन लड़ना बंद कर दे तो रूस का अभियान रुक सकता है। पुतिन ने यह बात तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन से फोन पर बातचीत में कही। पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन और विदेशी साझेदारों से बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन समझौते के प्रयास सफल नहीं हुए। एर्दोआन ने पुलिस से तत्काल युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने की भी अपील की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि वह पुतिन से सीधी बात करने के लिए तैयार है। इस बीच रूस ने 8 रॉकेटों से हमला कर विनित्सिया का नागरिक एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया है। यूक्रेन के मध्य में स्थित विनित्सिया यात्री व माल परिवहन का अहम केंद्र माना जाता है। भीषण गोलाबारी से यूक्रेन के 16 गैस वितरण केंद्र भी बंद करने पड़े हैं। वहीं जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना ओडेसा पर रॉकेट हमले की साजिश रच रही है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि चेर्नोबिल व अन्य इलाकों के बाद रूस के निगाह पर एक अन्य परमाणु संयंत्र केंद्र भी है। यूक्रेन ने अब तक 11,000 से अधिक रूसी सैनिकों को मारने का भी दावा किया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने सैन्य बेस मिसाइल हमले में तबाह कर दिए हैं और S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम भी नष्ट करने के लिए 100 यूक्रेनी विमान व हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की भारी बमबारी के बाद बंदरगाह शहर मारियोपोल से नागरिकों को निकालने का प्रयास लगातार दूसरे दिन भी नाकाम रहा। शहर के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को उन्होंने 4 लाख नागरिकों को निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। दोनों पक्षों ने इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षा और युद्ध को टालने के लिए पीएम मोदी फोन पर वार्ता करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया है। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज तीसरी बार वार्ता करेंगे और इससे पहले हुई वार्ता में सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। आज होने वाली बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 12वें दिन में पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस की पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों की टुकड़ी को भी उतार सकता है। दरअसल ये सीरियाई लड़ाके शहरी क्षेत्रों में युद्ध के लिए प्रशिक्षित होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने लड़ाके रूस की ओर से भेजे जाएंगे, लेकिन सीरियाई लड़ाके यूक्रेन में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे 160 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली में उतरी। सभी भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में संघर्ष को रोकने और सूमी खार्किव में फंसे नागरिकों के सुरक्षित मार्ग देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल, खार्किव और सूमी के साथ साथ संघर्ष में फंसे अन्य सभी स्थानों से नागरिकों की सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए यूक्रेन में लड़ाई को रोकना नितांत आवश्यक है ताकि जीवन रक्षक मानवीय आपूर्ति आगे बढ़ सके। गुटेरेस ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य हमले रविवार को तेज हो गए हैं। यूक्रेनी सेना ने अब तक रूस के लिए गतिरोध की स्थिति भी बना रखी है। रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर किए जा रहे हमले नागरिकों की जान लेने के बावजूद यूक्रेनी सेना के हौसले नहीं डिगा पाए। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का तीसरा दौर जो है वो सोमवार को होगा। 4 मार्च को वार्ता के दूसरे दौर में नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने पर सहमति हुई थी। हालांकि अब इस पर
अभी तक इस पर जो है वो अमल नहीं हो सका है। वीजा और मास्टर कार्ड के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी रूस और बेलारूस में अपने सभी संचालनों को निलंबित कर दिया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को कहा कि संघर्ष के दौरान खार्किव और सूमी जैसे क्षेत्रों में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए यूक्रेन में लड़ाई को रोकना बेहद जरूरी है। रूसी सेना ने रविवार रात यूक्रेन के मारियोपोल में गोलाबारी जो है वो तेज कर दी है। बमबारी के कारण रविवार को भी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा नहीं बनाया जा सका। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया तो रूस ने यूक्रेन द्वारा नागरिक क्षेत्रों में सैन्य प्रतिरोध की बात कही है। अब तक 14 लाख यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं। मारियोपोल के मेयर वादिम बेंचेको के अनुसार 4.30 लाख की आबादी वाले उनके शहर में लगभग सभी लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। रॉकेट और बमबारी के बीच अधिकतर जगह बिजली पानी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बताया है कि इस युद्ध में 24 फरवरी से अब तक कम से कम 351 नागरिकों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। बिजली न होने से डॉक्टर सेलफोन की रोशनी में ही उनका इलाज कर रहे हैं। कीव में सेना में भर्ती होने के लिए कतारें लग रही हैं। 18 से 60 साल के लोगों को युद्ध में उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। कतार में लगे ओनेस्को ने बताया कि वे देश की रक्षा के लिए आए हैं। रूस ने अब तक यूक्रेन की सेना में 2203 लक्ष्य तक को तबाह करने का दावा भी किया है। यहाँ के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैन्य ऑपरेशन शुरू होने के बाद इन सैन्य ढांचों को टारगेट किया जाएगा। मेजर जनरल इगोर कोनसेवको के अनुसार पिछले 24 घंटे में रूसी लड़ाकू जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 यूक्रेनी विमान व हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के 3 यूके M1NT एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 3 रडार स्टेशनों को रूसी बम वर्षक और अन्य विमानों ने नष्ट कर दिया है। अमेरिका जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान मुहैया करा सकता है। इसके लिए बाइडेन प्रशासन पोलैंड के सोवियत युग के लड़ाकू विमान यूक्रेन को उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। इसे लेकर वह पोलैंड से एक करार पर बात कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसके बदले अमेरिका पोलैंड को अपना F-16 लड़ाकू विमान देगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अमेरिका या पोलैंड की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिकी सांसदों से और सैन्य मदद खासकर रूस निर्मित लड़ाकू विमानों की मांग की थी। उनका कहना था कि यूक्रेनी पायलट रूस निर्मित विमानों को उड़ाने में अभ्यस्त हैं। ऐसे में जंग के बीच रूसी विमान मिलने से जंग में फायदा होगा। जेलेंस्की की मांग पर व्हाइट हाउस का कहना है इस बारे में पोलैंड से चर्चा की जा रही है कि वह यूक्रेन को अपने सोवियत युग के लड़ाकू विमान दे दें और इसके बदले में अमेरिका उसे F-16 लड़ाकू विमान देगा। लेकिन पोलैंड इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रजेस डूडा ने पिछले हफ्ते ही कहा है कि पोलैंड विमानों की आपूर्ति नहीं करेगा। रविवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उनका देश यूक्रेन को अपने विमान नहीं देगा, ना ही अपने एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। उनका कहना है कि पोलैंड यूक्रेन की मानवीय मदद कर रहा है। अमेरिकी यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए नाटो के अन्य देशों से भी लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि इसका फैसला किसी भी देश का अपना संप्रभु निर्णय होगा, ना कि नाटो का, क्योंकि नाटो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में सीधे शामिल होने से बचना चाहता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन से सीधी बात करने के लिए तैयार। इस बीच रूस ने 8 रॉकेटों से हमला कर विनिसिया का नागरिक एयरपोर्ट तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट पर हो सकती है बात। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे 160 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान हंगरी से बुडापेस्ट से दिल्ली में आई। रूसी सेना ने रविवार रात यूक्रेन के मारियोपोल में गोलीबारी तेज कर दी है। बमबारी के कारण रविवार को भी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा नहीं बनाया जा सका। अमेरिका जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान मुहैया करा सकता है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
एक ओर विश्व आर्थिक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका व चीन के बीच कारोबारी युद्ध की वजह से करीब 42 लाख करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा है। यह नुकसान आयात कर के रूप में हुआ है और इसमें ज्यादातर हिस्सा चीन का है। शनिवार को जारी नई रिपोर्ट में यह दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका में इस कारोबारी युद्ध की वजह से आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित हुई है। सिंगापुर के अर्थशास्त्री जयंत मेनन कहते हैं, चीन की कारोबारी नीति अमेरिका को लेकर प्रतिक्रियावादी बन चुकी है। यह बदले की भावना पर चल रही है। वह ऐसे देशों से भी आयात सीमित करना चाह रहा है जिसमें वह अमेरिका के प्रभाव में काम करने वाला मानता है। 2020 में उसे ऑस्ट्रेलिया से कोयले, चीन, जौ वाइन, लकड़ी आदि का आयात सीमित किया था। वहीं जापान ने उसके खिलाफ स्टील आयात पर डंपिंग ड्यूटी लगाने की शिकायत विश्व व्यापार संगठन से की थी। चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि से आयात भले ही सीमित किया है, लेकिन निर्यात मजबूत करते हुए 2020 में इसे 64,870 करोड़ डॉलर तक पहुंचाया गया। वहीं रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जरिए भी निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। सिंगापुर के एक अन्य अर्थ विशेषज्ञ एनल चोंग के अनुसार चीन कारोबारी युद्ध को तेज करते हुए नया वैश्विक कारोबारी जो है मॉडल बनाना चाहता है, लेकिन इनोवेशन के लिए वह अमेरिका पर निर्भर है। खासतौर पर आईटी सेक्टर में वह खुद इनोवेशन के बजाय उत्पादन पर जोर दे रहा है। आज यूपी के रण का अंतिम चरण है और इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग चल रही है। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रावतगंज और दुगदी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आरोप लगाया है कि मऊ जिले की मधुबन विधानसभा 353 के बूथ संख्या 154 पर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील भी की है। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत मिर्जापुर के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था। नगर के बूथों पर सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग सुबह 6:30 बजे ही मतदान केंद्र के पास पहुंच गए थे, जहां पर लगे सुरक्षाकर्मी सभी को क्रमबद्ध कराकर व्यवस्था में लगे रहे। 7 बजे के करीब हर बूथ पर 10 से 15 लोग मतदान करने की कतारों में देखे गए हैं और इसके बाद मतदान करने वालों की संख्या बढ़ती गई। मतदान के लिए काफी संख्या में बुजुर्ग सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचे। युवाओं, महिलाओं ने भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दिया। मतदाताओं को पर्ची न मिलने की समस्या बनी रही। वहीं अधिकांश बूथों पर बीएलओ समय से नहीं पहुंचे, इस कारण पर्ची के लिए भी लोग परेशान दिखे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है। इसमें 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू है। इस चरण में 613 प्रत्याशियों की किस्मत को तय करने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। कुछ जगह पर काफी संख्या में लोग सुबह 6:30 बजे ही मतदान केंद्र के पास पहुंच गए थे। बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए उत्साह देखने को भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री व वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल सुबह ही मतदान के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की है। भदोही में सुबह से वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपीगंज के काली महल स्थित बूथ पर कतार में खड़े मतदाता जो है सुबह से ही पहुंच गए थे। प्राथमिक विद्यालय नरौली में बने मतदान केंद्र में वोटिंग के लिए जो है लोगों की लंबी कतार भी देखी गई है और अन्य जगह पर भी जो है लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगने के लिए पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को वित्त मंत्रालय द्वारा एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान विकास और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था के लिए शीर्षक पर एक विशेष भाषण देंगे। बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करना है और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है। श्रृंखला के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय मंगलवार को वित्त पोषण और आकांक्षात्मक शीर्षक के साथ पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उच्चतम स्तर की भागीदारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष भाषण भी देंगे और इस वेबिनार में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारें शामिल होंगी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में यूक्रेन के खिलाफ रूस की निंदा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए यूरोपीय यूनियन के राजदूतों को फटकार लगाई है। 22 राजनयिकों मिशन के प्रमुखों द्वारा जारी संयुक्त पत्र के जवाब में इमरान ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम का गुलाम नहीं है, जो कहोगे वो करेंगे। मैं यूरोपीय संघ के राजदूतों से पूछना चाहता हूं कि आपने भारत को भी ऐसा पत्र लिखकर दबाव बनाया था क्या आपने इसी तरह की नाराजगी भारत से भी जताई थी क्या? इमरान खान ने आगे कहा कि हम कोई भी गलती करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इससे हर बार नुकसान होता है। इमरान बोले, पिछली बार हमने अफगानिस्तान में पश्चिमी नाटो गठबंधन का समर्थन किया था और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं? हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं कि तुम जो भी कहोगे हम करेंगे। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के साथ हमारी दोस्ती है। हम किसी कैंप में नहीं है, चूंकि हम तटस्थ हैं। हम यूक्रेन में इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास के लिए इन देशों के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान को अधिकृत किया था तो इमरान खान की मॉस्को यात्रा की आलोचना हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने परहेज किया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन से सीधी बात करने के लिए तैयार। इस बीच रूस ने 8 रॉकेटों से हमला कर विनिसिया का नागरिक एयरपोर्ट तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट पर हो सकती है बात। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे 160 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान हंगरी से बुडापेस्ट से दिल्ली में आई। रूसी सेना ने रविवार रात यूक्रेन के मारियोपोल में गोलीबारी तेज कर दी है। बमबारी के कारण रविवार को भी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा नहीं बनाया जा सका। अमेरिका जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान मुहैया करा सकता है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चीन में कोरोना फिर से वापस लौट गया है। चीनी मीडिया के अनुसार देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चीन ने कुल 526 मामलों की पुष्टि की है, जो कि पिछले 2 वर्षों में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले हैं। इनमें से 214 मरीज लक्षण वाले हैं और 312 मरीज जो है वो बिना लक्षण वाले हैं। चीन ने कहा है कि इतने मामले कोविड जीरो नीति के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं चीन में कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आने के बाद अन्य देश भी सतर्क हो गए हैं और अमेरिका से जो है नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के किंगडाहो शहर में ओमिक्रॉन के 88 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जो लोग ओमिक्रॉन के शिकार हुए हैं वे सभी छात्र बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह चीन में इस साल के संक्रमण के एक दिन के सबसे अधिक मामले हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं 44.66 करोड़ के पार कर गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या भी करीब 60 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के 5.22 करोड़ से अधिक केस सामने आए हैं, जबकि 2.61 लाख लोगों ने इस खतरनाक वायरस से जान गंवा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को 7 मार्च यानी कि आज जम्मू दौरे पर आएंगे और 6 घंटे के बाद जो है दौरे के दौरान नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी भी लगाएंगे और भाजपा पदाधिकारियों का कोर ग्रुप से बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर रणनीति भी बनाएंगे। साथ ही परिसीमन आयोग के मसौदा रिपोर्ट में भी नेताओं से फीडबैक लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार चार्टर्ड प्लेन से सुबह नड्डा 11:30 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य नेता उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से सीधा नड्डा जो है श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के लिए रवाना होंगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद वह कटरा स्थित वेलकम होटल में दोपहर 3 से 4 बजे तक नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे। सोमवार शाम 5:30 बजे करीब जेपी नड्डा दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के शहरी गरीब बेरोजगार युवाओं को अब मनरेगा की तर्ज पर रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कानून बनाने जा रही है। इस विधेयक का ड्राफ्ट बिल सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक बजट सत्र में लाया जाएगा। इस विधेयक में युवाओं को 120 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। यह रोजगार 15 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य होगा। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार की ओर से उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। अभी मनरेगा के तहत दिहाड़ी 300 रुपए है, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में 50 रुपए और बढ़ाने की घोषणा की है। अप्रैल से बढ़ी हुई दिहाड़ी 350 रुपए लागू हो जाएगी। शहरी विकास विभाग की ओर से इस नियम शर्तें और तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर शहरी गरीब को रोजगार गारंटी योजना पर प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपए राशि व्यय करेगी। सूबे के शहरी निकायों में अभी 6200 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से कई रोजगार भी लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कानून ना होने से बेरोजगार युवाओं और शहरी विकास विभाग को भी दिक्कतें आ रही हैं। शहरी विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि नियम कानून बनाए जाने से युवाओं को फायदा होगा। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हजारों युवा बेरोजगार हो गए थे। दुकानें और वर्कशॉप बंद रहने से लोगों की आजीविका खत्म हो गई है। ऐसे में सरकार ने इस योजनाओं को लागू कर युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया था। अब सरकार की ओर से इसे कानून बनाया जा रहा है और इसको लेकर शहर के गरीब लोगों को रोजगार गारंटी देने का बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर सरकार शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की गारंटी देगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। कार्यकर्ता की पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में राज्य पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 28 फरवरी को शिवमोगा शहर में एक सप्ताह के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। हर्ष की हत्या के बाद एक सप्ताह के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। शिवमोगा जिला प्रशासन ने यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा जो है 144 के तहत 4 मार्च तक वो धारा को बढ़ा दिया गया था। हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया है कि यह योजनाबद्ध था। इस वक्त फिलिस्तीन से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है। मौत की खबर के बारे में अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्य रविवार को भारतीय दूतावास के अंदर ही मृत पाए गए हैं। मुकुल आर्य फिलिस्तीन के रमल्ला स्थित भारतीय दूतावास में तैनात थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके निधन पर दुख जताया है। मुकुल आर्य के निधन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य के निधन की खबर से गहरा दुख पहुंचा है। वो प्रतिभाशाली अधिकारी थे। उनके परिवार और परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में है ताकि मृतक राजदूत के शव को अंत्येष्टि के लिए भारत लाने की व्यवस्था की जाए। जैसे ही दर्दनाक खबर सामने आई, राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद शतये की ओर से भी सभी सुरक्षा, पुलिस और सार्वजनिक अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किए गए कि वे तुरंत भारतीय राजदूत के आवास पर जाएं और मौत के मामले की बारीकी से निगरानी करें। फिलिस्तीन के शीर्ष नेतृत्व ने रविवार को फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य के और उनके कार्यस्थल पर निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन से सीधी बात करने के लिए तैयार। इस बीच रूस ने 8 रॉकेटों से हमला कर विनिसिया का नागरिक एयरपोर्ट तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन संकट पर हो सकती है बात। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध में फंसे 160 भारतीयों को लेकर एक विशेष उड़ान हंगरी से बुडापेस्ट से दिल्ली में आई। रूसी सेना ने रविवार रात यूक्रेन के मारियोपोल में गोलीबारी तेज कर दी है। बमबारी के कारण रविवार को भी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा नहीं बनाया जा सका। अमेरिका जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू विमान मुहैया करा सकता है।